Only these many days are left for your prelims examination. I know कि आप जनवरी में स्टार्ट करना चाहते थे प्रीलिम्स मोड में आने का, बट ड्यू टू XYZ रीजंस वो नहीं हो पाया. बट उसको सोच सोच कर अब आगे का टाइम अपना वेस्ट मत कीजिएगा. एक फ्रेश स्टार्ट करते हैं प्री मोड में आने का फरवरी से, और बहुत सारे एस्पिरेंट्स फरवरी से अपने प्री मोड में आ जाएंगे. अब तक लोग मेंस को ओरिएंटेड थे, एथिक्स, एसे, आंसर राइटिंग, नोट्स, वो मेंस ओरिएंटेड थे. अब वो शिफ्ट हो रहे हैं इसमें. ओके, सो सबसे पहले मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहता हूं. क्यों? कि यार तुमने इस पूरे एग्जाम के प्रिपरेशन में इतना वक्त गुजारा है. ये आसान नहीं होता है. जो सीरियस एस्पिरेंट हैं, अपने दिमाग से लड़ना पड़ता है, अपने पेट से लड़ना पड़ता है, अपने दिल से लड़ना पड़ता है. डेली हमें वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ती है, और मुझे तुम पर गर्व है. एंड आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू दैट यू हैव कम टिल हियर. अब बस आपके पास ना ये जो इतने 4 महीने बचे हुए ना, इन चीज को मेंटेन करना. यहां पर तुमसे ना पीक परफॉर्मेंस की मुझे उम्मीद है, और तुम करोगी. आई नो दैट यू विल बी एबल टू डू इट. ये जो टाइम है ना हमारा फेब से लेकर मई तक का, ये प्रेशर का टाइम है. प्रीलिम्स इज नॉट ओनली अबाउट द नॉलेज गेम. जो बच्चा प्रेशर के साथ, नॉलेज के साथ, स्किल के साथ, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन के साथ ये 4 महीने गुजारेगा, मेंस वही लिखेगा. मैंने बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स देखे हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, बहुत नॉलेजेबल हैं, सीरियस हैं, लेकिन ये प्रेशर मेंटेन नहीं कर पाते हैं इन महीनों में, और फिर वो गिर जाते हैं. एंड बहुत से एस्पिरेंट्स ऐसे भी हैं आप जैसे जो कि कंसिस्टेंसी बनाए रखते हैं और प्रेशर को हैंडल करते करते फतेह कर जाते हैं, मेंस लिखते हैं, और फिर नाम आ जाता है लिस्ट में. बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं. चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप पहली बार हमें देख रहे हैं तो. यूपीएससी की नोटिफिकेशन पेंडिंग है, स्ट्रैटेजी वीडियोस हैं, हर एक सब्जेक्ट की बुक लिस्ट, PYQs, हम लोग बहुत सारी चीजें एग्जाम ओरिएंटेड कवर करेंगे. ठीक है, और सब्सक्राइब करने से आपका यूट्यूब का जो फीड है, एल्गोरिदम है, वो भी अच्छा होगा. यानी कि यूट्यूब आपको अच्छे वीडियोस रेकमेंड करेगा एग्जाम ओरिएंटेड. फरवरी, मार्च, अप्रैल जितना टाइम बचा है, लगभग 112-113 दिन बचे हैं. इसको हम लोग डिवाइड करते हैं अब डेज और नाइट्स में. When you see here 28 days 28 nights, 31 days 31 nights, 30 days 30 nights. ठीक है, 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं बिकॉज वी ऑल स्टडी बेयर मिनिमम 2 सब्जेक्ट्स इन 2 स्लॉट्स डेली. राइट? देखो, तुम ये कंसिडर कर लो कि तुम एक मिशन पे जा रहे हो. अब उस मिशन पे जाने के लिए तुम्हें वो असलाह, बारूद, वो गन, वो मेटल, क्या क्या चाहिए होगा. तो इस पूरे यूपीएससी प्रीलिम्स के मिशन पे फरवरी से जाने के लिए यू नीड दीज मेनी थिंग्स. नंबर 1, एक सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है हमारे प्री में, उसका एक ही रिसोर्स हमें उठाना है. 1 सब्जेक्ट 1 रिसोर्स. इस पे मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, रिलीज करूंगा 1 से 2 दिन में. ठीक है. PYQ बुक होनी चाहिए आपके पास, और सेक्शनल, वो PYQ बुक जो कि मतलब एग्जाम ओरिएंटेड है, जिसमें कि ईयर वाइज, सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज वो है. अगर आपको कहीं और से मिल रही है ले लीजिए, वरना हमारी मार्गदर्शन IAS की M बुक, माइक्रो थीम बुक, बहुत बच्चों ने बहुत सपोर्ट किया है, जाके उसको बाय कर लीजिए. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टू द पॉइंट, एग्जाम ओरिएंटेड. देन मॉक टेस्ट और सेक्शनल FLTs ये लगेगी, और याद रहिएगा, इसको ध्यान से लीजिएगा. अदरवाइज ये सिलेक्शन अगर अच्छा नहीं है मॉक टेस्ट का, तो फिर ब्लंडर हो सकता है. ठीक. करंट अफेयर का एक रिसोर्स, और फिर CSAT का जो मटेरियल लगेगा, इसका PYQ, इसका रिसोर्सेज, वो पहले ये सब रेडी कर लीजिए. उसके बाद जब हम मिशन पे जाते हैं तो हमें हमारे सीनियर्स बताते हैं कि बेटा ये सारे रेड फ्लैग्स हैं, इनसे बच के रहना. जैसे कि बिना पुअर क्वालिटी टेस्ट सीरीज आप लेकर आ गए, है ना, एक ही सब्जेक्ट के कई सारे बुक लिस्ट आ गए. आपने 10 वीडियो देखी टॉपर्स की, सब लोग अलग अलग किताब रेकमेंड कर रहे हैं, आप सब लेकर आ गए. ठीक है. उसके बाद फिर CSAT की प्रिपरेशन पे अब ध्यान देना है. जो मैं टाइम टेबल बता रहा हूं उसमें CSAT भी है. देन यू हैव टू एनालाइज योर मॉक टेस्ट, नॉट जस्ट सॉल्विंग. एंड प्लीज डू नॉट इग्नोर PYQs. डोंट रीड इट, सॉल्व इट एंड देन एनालाइज इट. ओके. एक्टिव रिकॉल, ये सारे रेड फ्लैग्स हैं आपके इस मिशन में. उसके बाद फिर हमें देखना है कि टोटल टाइम हमारे पास एक्चुअली कितना बचा हुआ है. प्रैक्टिकली अगर हम बात करें, 111 दिन की लेकर चलते हैं. अगर आप फुल टाइम है, 10 घंटे डेली दे रहे हो, तो 1110 घंटे तुम्हारे पास बचे हुए हैं. और अगर तुम जॉब के साथ या कॉलेज के साथ कर रहे हो, तो फिर तुम्हारे पास 666 आवर्स बचे हुए हैं ओनली. ओके. एंड इसमें से 120 घंटे
120 घंटे की जो हम क्लासेस लेते हैं, जो हमारा पूरा क्रैश कोर्स है, वो 120 घंटे का है, विच विल मेक योर आइदर दिस या दिस, ये प्रोडक्टिव और बना देगा। ठीक है, इसमें और क्वालिटी पढ़ाई आप पढ़ सकते हो, यानी कि बाकी का जो 900 घंटा है वो सेल्फ स्टडी आपका एग्जाम ओरिएंटेड होगा। समझ रहे हो ना, वो एकदम जो जहां से क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी के, वो हम पढ़ेंगे और वही आपको सेल्फ स्टडी में हम बोलेंगे पढ़ने के लिए। ठीक है, नाउ इस पूरे मिशन में ये होगा तुम्हारा रोड मैप। ध्यान से देख लो इस रोड मैप को, ये तुम्हारा रोड मैप होगा इस पूरे मिशन में। हम 2 तारीख से इकोनॉमी को स्टार्ट करेंगे, फिनिश करेंगे 31 मार्च में हिस्ट्री को। 3 महीने के अंदर सीसैट के साथ साथ हम अपने पूरे सिलेबस को एक रिवीजन फॉर्मेट में फिनिश करेंगे एग्जाम ओरिएंटेड। ठीक है, इस मिशन में अगर तुम्हें ट्रेनिंग की जरूरत है कि नहीं मुझे ट्रेनिंग चाहिए, तो ये हमारा बैच 2 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। अगर आपको लगता है नहीं मेरे को इस ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, मेरे को सेल्फ स्टडी की जरूरत है, तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो और हमारी माइक्रो थीम को आप बाय कर सकते हो। ठीक है, सो ये 2 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। अगर हम बताएं इसमें तो टाइम टेबल डिटेल में मैं आपको शेयर करूंगा, बिकॉज हम कंफ्यूज रहते हैं कि यार कौन से सब्जेक्ट को प्रायोरिटी पर रखें और किसको पहले कवर करें, और जिस सब्जेक्ट को प्रायोरिटी में रख रहे हैं उसमें से कहां से क्वेश्चंस आते हैं। अगर तो तुम सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तुम्हें ये सब पता है, तो आई वुड टेल यू ऑल द बेस्ट, गो हेड। लेकिन अपना अटेम्प्ट को रिस्क में मत लो। बैच में एनरोल करने से या फिर किसी के मेंटरशिप प्रोग्राम में जाने से वो अकाउंटेबिलिटी आती है। ठीक है, आपने उनको पे किया है तो वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके ऊपर ध्यान दें। ठीक है, हमारे यहां तो यही होता है, और जगह का नहीं पता। आपने अगर मार्गदर्शन आईएएस में फीस पे की है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आपके ऊपर ध्यान दें, आपकी अकाउंटेबिलिटी, आपका प्रोग्रेस, आपका ट्रैकिंग, ये सब हमारी होती है। ठीक है, टेस्ट सीरीज एंड ऑल सब कुछ। सो ये हम आपको बताएंगे इसमें। ठीक है, हमारा बैच 2 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। ये डिटेल में टाइम टेबल हमने मेंशन किया हुआ है, और भी ये बहुत एग्जाम ओरिएंटेड है। हम लोग फिनिश कर रहे हैं इसको 19 अप्रैल को, खत्म हो रहा है ये पूरा का पूरा। आपके पास फिर भी 1 महीना है अच्छे से रिवाइज करने के लिए, मॉक टेस्ट लगाने के लिए, एंड दिस इज दी प्रोबब्ली द लास्ट बैच। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इकोनॉमी से, क्योंकि अभी इकोनॉमिक सर्वे आया है। संडे को बजट आएगा और हम लोग डिटेल में इकोनॉमी से स्टार्ट करेंगे, रिवाइज करेंगे। 2 फरवरी को इकोनॉमी स्टार्ट होगी और 20 फरवरी को इकोनॉमी खत्म होगी। MWF में सारी क्लासेस होंगी और ये वाली, और इस साइड जितनी भी क्लासेस दिख रही हैं वो TTS में है, ट्यूसडे, थर्सडे और संडे। हर सैटरडे को मेरा करंट अफेयर होता है। अगर आप इसका ब्रोशर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम पैनल पे आ सकते हैं और आप ब्रोशर इसका डाउनलोड कर सकते हैं। ये है प्रीलिम्स गाइडेंस प्रोग्राम फॉर यूपीएससी CSE 2026, ऑनलाइन प्रोग्राम है। क्या क्या है इसमें, क्या क्या नहीं है, फीडबैक के साथ हमारा क्या कमिटमेंट है, यूपीएससी, ये सारी डिटेल है। ठीक है, ये ब्रोशर आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। इस ब्रोशर में हमने एक एक चीज बताई है कि हम कैसे इस बैच को लेकर चलेंगे, जो लास्ट हमारा क्रैश कोर्स है। ठीक है, यानी कि आपकी पूरी ट्रेनिंग होगी यहां पे। दैट इज इट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अगर हम फ्रेश स्टार्ट करते हैं इस पूरे के पूरे प्रिपरेशन में, तो जर्नी क्या बन सकती है। ठीक है, इसकी प्रोग्राम की जो फीस है उसमें बिगेस्ट डिस्काउंट मिल सकता है आपको अगर आप कोड यूज करते हो PGP 2026, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में लिंक दिया है 1-to-1 पर्सनल मेंटरशिप का, उस पर आप जाके फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, ये मार्ग PGP प्लस और PGP नॉर्मल, इन दोनों में फर्क कितना है, मेरी मेंटरशिप है 1-to-1 प्लस में, इसमें नहीं है, बाकी सब कुछ सेम है। ऑलराइट, चलिए, तो हम लोग, मैंने बताया ना लास्ट कितने महीने बचे हुए हैं, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। अगर हमें रिवर्स कैलकुलेशन करनी है, कि रिवर्स प्लानिंग करनी है कि मई में हमारा लेवल क्या होना चाहिए कि हम एग्जाम क्वालिफाई कर ले, तो मई में आपका लेवल कुछ ऐसा होना चाहिए। ये मई का हमारा टाइम टेबल है कि 3 तारीख, 10 तारीख, 17 तारीख को हम फुल लेंथ टेस्ट देंगे, एकदम एग्जाम वाला सिम्युलेट करेंगे प्रीलिम्स को। ठीक है, बाकी का जो टाइम है ये मैंने डेडिकेट कर रखा है रिवीजन के लिए। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री हमने दे रखी है फ्राइडे, सैटरडे, मई 1, मई 2 को, 3 तारीख को टेस्ट है। 3 दिन में ज्योग्राफी, 3 दिन में पॉलिटी, 3 दिन इकोनॉमी, 3 दिन एनवायरमेंट, 2 दिन साइंस एंड टेक, 2 दिन IR एंड 2 दिन आर्ट एंड कल्चर मेडिवल। ठीक है, ये सब 23 तारीख तक आपका फंडा है। यहां तक पहुंचने के लिए आपको अभी से जो 3 महीने हैं उनको बहुत ही ज्यादा
शार्प करीब बनाना पड़ेगा एकदम, ताकि आप 3 दिन में पॉलिटी फिनिश कर लो, 3 दिन में एनवायरनमेंट कर लो। समझ में आ रहा है आप? और इससे पूरा का पूरा हमारा सारा सब्जेक्ट कवर हो जाएगा। जैसे कि नंबर 1 हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे आते हैं, ये हमारी स्ट्रैटेजी बात कर रही है फेब के टाइम टेबल की। ओके, वीकडेज में क्या करोगे, वीकेंड में क्या करोगे, ध्यान से देखना इसमें क्या लिखा हुआ है। हमने, आपको याद है, हमने डेज और नाइट्स में डिवाइड किया था, तो इसी के टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हमारा बैच भी है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हमने इसमें किया हुआ है। आप स्टार्ट करेंगे इकोनॉमी से, दूसरा सब्जेक्ट लेंगे आप पॉलिटी। ओके, इकोनॉमी को आप 15 दिन पढ़ेंगे, ठीक है, आप चाहे तो लगभग 5 घंटे या 6 घंटे डेली पढ़ सकते हैं। ओके, एक सोर्स आप लेंगे इकोनॉमी का, विवेक सिंह सर की किताब या फिर रमेश सिंह सर की किताब, वो करंट अफेयर्स, दैट्स इट। ओके, फिर हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स को आप सेलेक्ट करेंगे और वहां से पढ़ना शुरू करेंगे। नोट्स आपकी हाई प्रायोरिटी टॉपिक से ही शॉर्ट नोट्स बनेंगी, एंड देन उसको बनाने के बाद आपको पीवाईक्यू की इन डेप्थ एनालिसिस करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर सेक्शनल टेस्ट आपको लगाना है। ये आपका एक फ्लो बनना चाहिए एक सब्जेक्ट का। ओके, उसके साथ साथ आपका सेकंड सब्जेक्ट जो है वो पॉलिटी, सेम जो इसमें फॉलो कर रहे हैं हम इसमें भी फॉलो करेंगे पॉलिटी के लिए। और जैसे इकोनॉमी खत्म होगा वैसे इकोनॉमी से रिप्लेस किया जाएगा एनवायरनमेंट को, पॉलिटी से रिप्लेस करेगा ज्योग्राफी को। ये हम लोग वीकडे में करेंगे। करंट अफेयर की जो बारी है वो हम लोग यूटिलाइज करेंगे वीकेंड में। सीसैट और करंट अफेयर, जो आपका ऑप्शनल का जो शेड्यूल था वो रिप्लेस हो जाएगा सीसैट से। अब करंट अफेयर को हम लोग सैटरडे को, संडे को, सीसैट को, ठीक है, वीक में जो जो रहा है वो सब हम लोग फटाफट फटाफट कवर कर लेंगे। और सीसैट में आप क्वांट स्टार्ट कर लीजिए। पूरे फरवरी में क्वांट करो, मार्च में लॉजिकल रीजनिंग करो, और अप्रैल में तुम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करो। समझ में आ रहा है? उसके बाद मई में फुल लेंथ टेस्ट दो। ठीक, आप चाहो तो फरवरी में क्वांट कर रहे हो और मार्च में लॉजिकल रीजनिंग कर रहे हो, लॉजिकल रीजनिंग के साथ क्वांट रिवाइज कर सकते हो, और साइमल्टेनियसली जब आरसी कर रहे हो तो ये दोनों रिवाइज कर सकते हो। समझ में आ रहा है? तो ऐसे लेकर आपको चलना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये हमारा इकोनॉमी का क्वेश्चन है, हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स फॉर इकोनॉमी। ऑलराइट, ये आपको हमारे माइक्रो थीम में भी मिलेगा। कहां से मिलेगा? हम लोग इस पे क्लिक करते हैं। मैं आपको एम बुक पे लेकर चलता हूं अपने। ये रही हमारी एम बुक, मैंने आपके लिए ही निकाली है। लेट्स से ये, ठीक है, इकोनॉमी पे क्लिक की, ये हमारा एम बुक है। ठीक है, माइक्रो थीम्स प्रीलिम्स ब्लूप्रिंट 2010 से 2025। इसको तो भाई मतलब बिना सोचे समझे इसको बाई कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमी पे हमने क्लिक किया। अब जैसे क्लिक किया हमें दिख गया कि पिछले 16 सालों में मैक्सिमम क्वेश्चंस कहां से आए हुए हैं। आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि भाई सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो आरबीआई एंड बैंकिंग, और ये क्या नाम है इसका, गवर्नमेंट बजटिंग एंड फिजिकल, है ना, और फिर उसके बाद ट्रेड एक्सचेंज रेट एंड मैनेजमेंट। ये 3 तो हाई प्रायोरिटी हैं, जिसमें से लगभग जो है वो 70% क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं। तो आप एम बुक में अंदर जाएंगे। जब आप एम बुक में अंदर जाएंगे तो देखेंगे कि अच्छा, जैसे ये है ट्रेड एक्सचेंज रेट एंड मैनेजमेंट, क्या क्या कीवर्ड्स हैं, किस किस पे पूछा गया है, तो आप प्रिपेयर करेंगे उस पर। ठीक है, आप पढ़ेंगे। वैसे ही आपको इकोनॉमी के एक फॉर्मेट पे भी ध्यान देना पड़ेगा कि यूपीएससी कैसे सवाल पूछती है। ओनली 1, ओनली 2, असर्शन रीजन वाला, एक्सप्लेनेशन का स्टेटमेंट ये है, फिर उसके बाद डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन। तो हमने फॉर्मेट और पैटर्न ब्रेकडाउन किया है पिछले 16 सालों का, जो इकोनॉमी में पूछा गया है। ठीक है, ये देखिए, कंसेप्चुअल एंड फैक्चुअल टाइप्स क्वेश्चन, ठीक है, मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन, ट्रेंड एनालिसिस, हिस्टोरिकल पॉलिसी, क्लासिफिकेशन टाइप्स, इंपैक्ट अफेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं इसमें। ठीक है, तो इकोनॉमी में जैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जिस टाइप के, एमसीक्यू टाइप के, वैसे ज्योग्राफी में नहीं पूछे जा रहे हैं, वैसे पॉलिटी में नहीं पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां से आपको पता चलेगा। जैसे अगर मैंने क्लिक कर दिया, ये क्या था, इंपैक्ट अफेक्ट बेस्ड क्वेश्चन, इस पे क्लिक किया, यहां पर हम लोग आ गए। ठीक, यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कॉन्सिक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन। यहां पे क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंप्लीमेंटिंग द यूपीआई। ठीक है, यूपीआई को इंप्लीमेंट करेंगे तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है करंट अफेयर का। देन उसके बाद ये क्वेश्चन है, अ राइज इन जनरल लेवल ऑफ प्राइस में बी कॉज बाई। तो आप दोनों में से बताना है कि किस वजह से प्राइस का लेवल बढ़ सकता है। मनी की सप्लाई होगी तो, या फिर मनी को रोकेगा तो। ऑलराइट, तो ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं ताकि आपको जब आप
टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हो तो प्रैक्टिस हो जाए इसमें, ठीक है। ये भी फाइल आपको मिल जाएगी। तो इतना तो अब आपको समझ में आ ही गया है कि भाई कैसे हमें हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स लेने हैं, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, ये तीनों 2024 में ये क्वेश्चन, 2020 में ये क्वेश्चन, 2014 में ये क्वेश्चन, तीनों बजट से रिलेटेड है, गवर्नमेंट बजटिंग से रिलेटेड है। ध्यान दोगे तो यहां क्या लिखा हुआ है, विथ रेफरेंस टू यूनियन बजट विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कवर्ड अंडर नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, ठीक है। यूनियन बजट से क्वेश्चन आया हुआ है। फिर यहां देखेंगे, along with budget the finance minister also places other document before the parliament the macroeconomic framework because it's mandated by, अब बताइए it's mandated by what, ठीक। देन 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था विथ रेफरेंस टू यूनियन बजट। तो अभी संडे को बजट आ रहा है, देखो कैसे कैसे क्वेश्चंस वो आपसे पूछना चाहते हैं। उनका सब कुछ आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन वो एक एस्पिरेंट से क्या जानना चाहते हैं प्रीलिम्स के लिए, ऐसे पढ़ना है। समझ में आ रहा है? और ये ऑलरेडी हमारे एम बुक में दिया हुआ है, ऐसे ही हम आपको पढ़ाएंगे भी, हमारा जो क्रैश कोर्स है, ओके। अब फॉर एग्जांपल पॉलिटी, ठीक है, जैसे हमने देखा था कि पॉलिटी कवर करनी है, ये ऐसे आपको पॉलिटी के नोट्स बनाने हैं। जैसे ये आर्टिकल्स, ठीक है, आर्टिकल्स दिख रहे हैं आपको, ये आर्टिकल बात हमारे शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, कि कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल ये आर्टिकल 2 एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट, स्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, आर्टिकल 3 बाउंड्री है, 5 to 11 सिटीजनशिप के बारे में बात करता है, 12 डेफिनेशन ऑफ स्टेट के बारे में बात करता है, 13 जो है वो ऑल लॉज फंडामेंटल राइट को कवर करता है, 14, 15, 16 ये क्या बात करते हैं, राइट टू इक्वालिटी है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आपको नोट्स बनाने होंगे। जैसे ये देखिए, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन का हुआ था। पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कौन सा हुआ था कि एडवांटेज ऑफ सोशली एंड बैकवर्ड क्लासेस एंड ऑल, ठीक है, 42, 44, 52, 61। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की एक नोट्स होनी चाहिए आपके पास। ये तो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप लोग ले लीजिएगा इसको, एटलीस्ट आपके पास ये कंटेंट हो जाएगा, ठीक है। वही अगर हम पॉलिटी में ही जाएं, पॉलिटी की अगर हम बात करें क्वेश्चंस हाई प्रायोरिटी, तो देखो भाई हाई प्रायोरिटी पॉलिटी के क्वेश्चंस हम लोग फिर से अपने अगर एम बुक में जाते हैं तो यहां हम गए, ये है हमारा एम बुक, इसको हम लोग ऊपर गए, यहां आते हैं और ये हमारा टीओसी है, टेबल ऑफ कंटेंट, पॉलिटी हमारा ये है। पॉलिटी पे आए तो हाई प्रायोरिटी टॉपिक में यूनियन स्टेट लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट से बड़े सारे क्वेश्चंस फंसे हुए हैं, देन फंडामेंटल राइट, देन जुडिशरी से क्वेश्चंस फंसे हुए हैं, देन बिल्स के ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। ये हाई प्रायोरिटी है, लो वालों को नहीं छोड़ना है, हाई प्रायोरिटी में पहले मैक्सिमम टाइम आपको यूटिलाइज करना है, ठीक है। फिर आप जाके देख सकते हो। वहीं अगर हम वहां चले गए अपने स्लाइड्स पे, तो आप देखिए फंडामेंटल राइट के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। यहां पे ये जानना चाहते हैं फंडामेंटल राइट का जो एप्लीकेशन है, उनका इंटरप्रिटेशन आपने सही समझा है कि नहीं समझा है, ठीक है। वो ये जानना चाहते हैं फंडामेंटल राइट जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, क्या उसके बारे में आपको पता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे ये क्या लिखा है, आर्टिकल 335 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस द टर्म एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये ट्रैप है यूपीएससी का, ठीक। ये वाला क्वेश्चन देखिए 2020 में जो पूछा है कि अदर देन फंडामेंटल राइट, इन तीनों में से कौन से पार्ट डिस्कस करता है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। तो वैसे ये तीनों करता है, जो इसकी फिलॉसफी है तीनों की, प्रीएम्बल, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज की फिलॉसफी है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट अलॉन्ग विद फंडामेंटल राइट के बारे में बात करता है। वहीं ये जो क्वेश्चन है ये आर्टिकल 14 से रिलेटेड है, ठीक है, राइट टू इक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड है यहां पे। तो किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ये स्टडी करना इंपॉर्टेंट है। अब ज्योग्राफी को देखिए, अगर आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो ये ध्यान से देखिएगा, ये हमारे क्लाइमेटोलॉजी से क्वेश्चन है। 2014 में पूछा गया था कि सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच टाइप ऑफ क्लाइमेट, तो आप बोलेंगे मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, ठीक है, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड। फिर उसके बाद ये आप देखोगे, ये डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, इस डिस्क्रिप्शन में बताया गया है बताओ इन चारों क्लाइमेट टाइप से क्या फॉलो होता है, ठीक है, इन चारों क्लाइमेट टाइप किसका डिस्क्रिप्शन है ये। तो यहां जो है मॉनसून था, अब आएगा इक्वेटोरियल, ठीक है, सही जवाब इसका वो आएगा इक्वेटोरियल। नाउ 2024 में क्वेश्चन आया, ये 3 स्टेटमेंट हैं, इन तीनों कौन से टाइप ऑफ क्लाइमेट में फॉल करता है, डिस्क्रिप्शन क्या है, इक्वेटोरियल, चाइना, ये वो, तो मेरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट, ठीक।
तो किस तरीके से क्वेश्चन ये लोग पूछे जा रहे हैं, अब नोट्स कैसे बनेंगे आपके, ध्यान दीजिएगा। टाइप ऑफ क्लाइमेट और उसका डिस्क्रिप्शन, ठीक है, जैसे यहां पे दिया हुआ है, ये है टाइप ऑफ क्लाइमेट, ये देखिए, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड सवाना, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट डिसीडियस, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, देन ट्रॉपिकल डेजर्ट, मेडिटेरेनियन टाइप, टेम्परेट ब्रिटिश टाइप क्या होता है, ठीक है, लॉरेंटियन टाइप क्या होता है, टुंड्रा और टैगा में क्या डिफरेंस है। तो ये नोट्स हमें 1 पेजर नोट्स हैं ये पूरे क्लाइमेट टाइप के, और जिससे क्वेश्चन हर साल एक फंसता ही फंसता है। तो प्लीज आपको ये सारी चीजों पे ध्यान देना है और बनाना है। ऑलराइट, नाउ ये देख रहे हैं आप ज्योग्राफी के लिए। ज्योग्राफी के लिए हमें इस तरीके के मैप्स को प्रैक्टिस करना पड़ेगा बार बार, ताकि हम सबकॉन्शियस माइंड में फ्रीज हो जाए हमारे। जैसे कि स्मॉल वेस्ट फ्लोइंग रिवर, वेस्ट की तरफ जो रिवर हैं वो उनका क्या नाम है, ईस्ट की तरफ जो रिवर फ्लो हो रही है उनका क्या नाम है, ठीक है। फिर ओपेक कंट्रीज कौन कौन सी हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो कि कहां कहां से गुजरता है, ठीक है, देन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां कहां से गुजरता है, इक्वेटर पे कौन कौन सी कंट्रीज हैं, सी कौन कौन सी हैं, ये सबको आपको बनाना पड़ेगा, माइंड मैप वगैरह या फिर नेमोनिक्स वगैरह। सेम साउथ इंडिया में जो पीक और हिल्स हैं इनके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये इसका पूरा बनाया गया है इस तरीके, अजंता हिल्स कहां पे है, फिर महेंद्रगढ़ कहां पे है, देन कैन शी गो टू जापान, ठीक है, मतलब दिया हुआ है कि कैन का मतलब कार्डमम हिल, देन ए का मतलब अन्नामनाई हिल, देन एन का मतलब नीलगिरी। तो ये जो नेमोनिक्स हमें हेल्प करते हैं, इस तरीके से हमें अपनी प्रिपरेशन प्री ओरिएंटेड करनी पड़ेगी ताकि क्लैरिटी मिले, ठीक है। नाउ मार्च में जो हमारा सिचुएशन आएगा, मैंने आपको बताया था ना उधर कि अगर इकोनॉमी खत्म होगा तो हमारा एनवायरनमेंट चालू होगा, इधर पॉलिटी खत्म होगा तो हमारा ज्योग्राफी चालू होगा। सेम ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट चालू हो रहा है हमारा, और एग्जैक्टली वही करना है जो कि मैंने जो तरीका है करने का, राइट। एक सोर्स पकड़ना है, उसके बाद हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स नोट्स बनाने, पीवाईक्यू की इन-डेप्थ एनालिसिस, सेक्शनल टेस्ट लगाने हैं। सेक्शनल टेस्ट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वीकेंड पे हम वही करंट अफेयर करेंगे और सीसैट को अपना फॉलो करते रहेंगे, ठीक है। यूपीएससी प्रीलिम्स हिस्ट्री की पीवाईक्यू एनालिसिस अगर हम बात करेंगे, जो कि हम अप्रैल में करने वाले हैं, अप्रैल में आप देखोगे जो हमारा एंशियंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं बुद्धिज्म जैनिज्म से। लाइक 70% क्वेश्चन ऑफ एंशियंट कम्स फ्रॉम बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, ठीक है। और क्या पूछा जाता है बुद्धिज्म एंड जैनिज्म से, कि आप देखिए कि स्तूपा, द कंसेप्ट ऑफ स्तूपा इन बुद्धिज्म, स्तूपा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बुद्धिज्म और जैनिज्म से, कि एक्चुअली ये स्तूपा जो है वो कहां कहां का स्तूपा कब से बिलोंग करता है, ठीक है, क्या खासियत है इनकी, ठीक। फिर उसके बाद यहां पे रिलीजियस हिस्ट्री पूछी जाती है बुद्धिज्म और जैनिज्म में, जो थॉट ऑफ फिलोसफी थी, जैसे स्थरवादिन और सर्वस्तिवादिन। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है 2020 में, 17 में और 24 में, ठीक है। क्वेश्चन बार बार आया है कि सर्वस्ति विद्या विनया ये क्या फिलॉसफी है, ठीक है, और हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम स्थरवस्तिवादिन, ओके। तो हमें ये एक मतलब ये पीवाईक्यू से पता चलता है कि ये क्या पूछना चाहते हैं बुद्धिज्म जैनिज्म से। ऑलराइट, अब आता है हमारा अप्रैल में। अप्रैल में हम सेम मॉडल फॉलो करेंगे। हमारा पेंडिंग सब्जेक्ट बचता है साइंस एंड टेक और आईआर, देन यहां पर हिस्ट्री बचता है, सेम पेडागोजी यहां पर भी जाएगी, सेम ये यहां पर भी जाएगी। ऑलराइट, ये जो आप देख रहे हैं ये मैंने टॉपिक्स लिख रखे हैं, जितने भी टॉपिक्स आपको कवर करने चाहिए प्रीलिम्स में। ये हमारे ज्योग्राफी का टॉपिक है, ये हमारे पॉलिटी का है, ये इकोनॉमी का है, और ये हमारे एनवायरनमेंट का है, ठीक है। एनवायरनमेंट से याद आया, फॉर एग्जाम्पल जो आप हमारी पीवाईक्यू जो एम बुक है उसमें अगर आप लेवल 3 में जाएंगे तो लेवल 3, ये देखिए ये लेवल 3 का है एनवायरनमेंट, ओके। लेवल 3 में जब आप जाओगे तो फॉर एग्जाम्पल हमने क्लिक किया एनवायरमेंटल पोल्यूशन पे, ठीक है, तो आपको यहां पे दिखेगा, आपको सेक्शन वाइज क्वेश्चंस दिखने शुरू हो जाएंगे, ओके। ये सारे सेक्शन वाइज क्वेश्चन दिखने शुरू हो जाएंगे, जहां पर क्वेश्चन दिया होगा किस साल में आया था, देन सही जवाब है उसका डिस्क्रिप्शन, फिर गलत जवाब जो है रॉन्ग स्टेटमेंट उसका डिस्क्रिप्शन दिया है, और फिर लास्ट में जो हमने कॉलम लगाया है वो है एक्सपेक्टेड, कि क्या आ सकता है और यहां से कैसे क्वेश्चंस और बन सकते हैं यहां से, ठीक है। पीवाईक्यू ऑन एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ठीक है, ये सेक्शनल है। सेक्शनल पीवाईक्यूज आप सॉल्व भी कर सकते हैं, करना चाहिए आपको,
ठीक है। जैसे किस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं, अगर सारे स्टेटमेंट सही हैं तो यहां पर हमने लिख दिया कि ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, यहां पर उसका आंसर दिया हुआ है। फिर यहां दिया हुआ है कि पॉसिबल एंगल क्या है नेक्स्ट प्रीलिम्स का, ठीक है। देन यहां पर देखिए ये 2-3 स्टेटमेंट दिया था, ठीक है। 3 स्टेटमेंट में से 2 सही है, 1 गलत है। जो गलत है वो क्यों गलत है वो हमने दिया हुआ है, और इसका सही मतलब एक्सपेक्टेड क्या क्वेश्चन है। ऐसे अगर आप पढ़ोगे, सॉल्व करोगे, तो एक टॉपिक के ऊपर आपको क्लैरिटी बनेगी कि ट्रेंड क्या चल रहा है, पहले क्या पूछता था, अब क्या पूछ रहा है, आगे क्या पूछ सकता है, ये सब कुछ पता चलेगा, ठीक है। सो आई होप कि एक थोड़ी बहुत क्लैरिटी आपको आ रही होगी इस पूरे के पूरे स्ट्रैटेजी में, ऑलराइट। और ये आप ले सकते हैं, ठीक। वहीं सीसैट के भी मैंने यहां पर माइक्रो टॉपिक्स दिए हुए हैं कि एप्टीट्यूड में ये कौन कौन से क्वेश्चन हैं, क्वांट में, लॉजिकल रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक्स हैं किए जाएंगे, ठीक। ये दोनों हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, हाई प्रायोरिटी क्या, ये हाई प्रायोरिटी वाइज ही मैंने आपको दिया हुआ है। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं तो हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा सीसैट का, ठीक है। और रही बात हमारे माइक्रो थीम की, तो माइक्रो थीम बुक भाई ये ऑलरेडी मार्केट में है, अवेलेबल है, आप जाके इसको बाई कर सकते हैं। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको कोड यूज करना है मार्ग प्री, जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनको कोड यूज करना है यूपीएससी प्री। हमारे सारे कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए अवेलेबल हैं। एंड आई होप कि आपको एक क्लैरिटी बन गई होगी कि फेब से हम रीस्टार्ट, रीफ्रेम कैसे कर सकते हैं अपने इस पूरे के पूरे प्रिपरेशन को। देखो एग्जाम में ना तुमसे 2 घंटे के अंदर यूपीएससी चाहती है कि तुम फटाफट डिसीजन लो, क्योंकि बड़े बड़े स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो तुमको अभी पढ़ना बहुत जरूरी है फास्ट, ठीक है। टाइमर लगा के कि एक क्वेश्चन को कितने देर में तुम सॉल्व कर रही हो। मेंटल इंड्योरेंस एंड प्रेशर हैंडलिंग, मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग, क्योंकि कई स्टेटमेंट में अलग अलग चीजें दिखाई देती हैं, राइट। तो आपको सोचना पड़ेगा। एक्यूरेसी के मतलब अटेम्प्ट के पीछे मत भागिए, आपको एक्यूरेसी के पीछे भागने है, ठीक है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी ओवर रोट लर्निंग, रट्टा मारने वाली चीज हम नहीं करेंगे। कंसेप्ट की क्लैरिटी, लिमिटेड पढ़ो लेकिन आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। और ये जितनी भी आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हो, ये टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए आपका, तो ही आएगा। टेस्ट सीरीज से आप कितना स्कोर कर सकते हो प्रीलिम्स के रियल एग्जाम में, वो मत सोचिए, वो गलती होगी आपकी। आप ये देखिए टाइम मैनेजमेंट क्या होगा टेस्ट सीरीज से। फिर आप ये लगाइए कि मैं कितने टाइम पे कितनी स्पीड में क्वेश्चंस पढ़ रही हूं, है ना, क्लैरिटी कहां पे आ रही है, ऑलराइट। ये है, ये कुछ फीडबैक मैंने दिया, बच्चों ने हमें दिया हुआ है जो हमारे प्रोग्राम हैं। ये सारे फीडबैक हैं कि हमारा कंटेंट कैसा है, हम लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस कैसी है, अप्रोच कैसा है, फैकल्टीज कैसे हैं, ये सारा ऑलरेडी इस पीडीएफ में है, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप एक एक पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कुछ अच्छे भी हैं, कुछ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक भी हैं, आप जाके देख सकते हैं इसमें, ठीक है। और वीडियो को अगर आपने यहां तक देख लिया है तो आप प्लीज कमेंट कर दीजिएगा डिसिप्लिन मोड ऑन, बिकॉज ओनली डिसिप्लिन विल हेल्प यू, you know, keep you focused, keep you consistent for this examination. So comment on YouTube कि discipline mode on, ताकि मुझे पता चल जाएगा कि अब आप फेब से स्टार्ट कैसे करोगे और आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो। और जो भी आपको डाउट लगता है कि इस बारे में वीडियो बननी चाहिए, कमेंट कर दीजिएगा, आई विल बी देयर विथ वीडियो ऑन दैट टॉपिक। मिलते हैं अगले वीडियो में, एंड आई विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। एक नया महीना चालू हो रहा है, नई उम्मीद है, नया हौसला है, खुद पे भरोसा रखो। देखो मई में एग्जाम अच्छा होगा और इस बार तुम मेंस लिखोगी, एंड आई प्रॉमिस आई विल गाइड यू फॉर मेंस एज वेल। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।